ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके पास कोई पावर्स नहीं थे। असल में इस वर्ल्ड में सभी के पास नॉर्मल मैजिक पावर्स होती है और जिसके पास नहीं होती वो बहुत कमजोर माना जाता है। टाटसुया एक बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है। उसकी फैमिली सभी फैमिली के मुकाबले सबसे टॉप पर आती है पावर्स के मामले में, और वहीं टाटसुया के पास कोई पावर्स ही नहीं थी। ये देखते हुए उसकी मदर ने उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जिससे कि उसकी पावर लौट सके, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास कोई पावर नहीं आई। इस चीज में टाटसुया ने अपने इमोशंस और डिजायर्स को खो दिया, लेकिन उसकी मदर फिर भी नहीं रुकी। टाटसुया भले ही रुकने को कहता लेकिन वो नहीं सुनती। अब इसी तरह से ये एक्सपेरिमेंट चलते रहे और टाटसुया बड़ा हो गया। एक दिन अचानक से टाटसुया ने अपनी पावर को महसूस किया। उसके पास अब पावर आ चुकी थी, लेकिन उसने ये बात अपनी फैमिली में से किसी को नहीं बताया, जिसकी वजह से उसे यूजलेस समझा गया और अपनी ही सिस्टर का बॉडीगार्ड बनाकर रख दिया। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अभी टाटसुया की मदर और उसकी सिस्टर मियुको कहीं जा रहे थे। असल में अभी वो प्लेन से एक दूसरी जगह पर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर एक फंक्शन होने वाला है, जिस फंक्शन में उनकी फैमिली को इनवाइट किया गया है। वहाँ पर जाते हुए वो सभी अभी बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन टाटसुया को नॉर्मल बाकी सभी के साथ बैठा दिया था, जहाँ पर वो भूखा प्यासा बैठा रहता है। अब वहाँ एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद मियुको अपनी मदर से कह रही थी कि क्या हमें इसे हमेशा अपने साथ लेकर चलना चाहिए। मुझे ये बात बहुत बेकार लगती है। उस पर उसकी मदर कहती है कि तुम बस उसे अपना सर्वेंट समझ सकती हो, तुम्हें उसे ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं। अब जिस होटल में वो रुकने वाले थे वहां पर आने के बाद मियुको कह रही थी कि मैं प्लेन में बैठे बैठे थक गई। इस पर उसकी मदर हाँ कर देती है। बस वो कहती है कि टाटसुया को भी अपने साथ लेकर जाना, लेकिन मियुको ऐसा चाहती नहीं थी, लेकिन उसे उनकी बात माननी पड़ती है। अब वो टाटसुया के साथ वहां से चली जाती है और हम देखते हैं कि वो सनसेट एंजॉय कर रही थी। तभी अचानक से वो किसी से टकराने वाली थी कि टाटसुया उसे बचा लेता है। असल में वो इस जगह के सोल्जर्स हैं, लेकिन वो सोल्जर जानबूझकर मियुको से टकरा गया था और इसके बाद वो मियुको पर ही चिल्ला रहा था, लेकिन टाटसुया मियुको को पीछे करते हुए खुद आगे आता है, जिस पर उस सोल्जर को गुस्सा आ जाता और अभी वो टाटसुया पर हमला करने ही वाला था, लेकिन टाटसुया उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। ये देखकर वो सोल्जर और साथी मियुको दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान थे, लेकिन इसके बाद वो सोल्जर फिर से अपनी पूरी पावर से हमला करने वाला था। टाटसुया पहले तो उसे वार्न करता है और कहता है कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, लेकिन वो सोल्जर नहीं मानता, जिसके बाद वो हमला करता है, लेकिन टाटसुया पहले ही अपना अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। ये देखकर मियुको तो और भी ज्यादा हैरान थी। इसके बाद टाटसुया उसे वहां से ले जाता है। अब जब वो लौटकर जा रहे थे तो मियुको हैरान थी और उसने कभी अपने भाई की इतनी पावर को महसूस नहीं किया था। उसका टाटसुया को देखने का नजरिया बदल गया था। वापस लौटने के बाद वो सभी को बताती है कि टाटसुया ने उसकी जान बचाई, लेकिन टाटसुया कहता है वो बस ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। इस पर उसकी मदर कहती है कि हाँ, ऐसा तुम्हें करना भी चाहिए। अब बाद में हम देखते हैं कि अभी टाटसुया की मदर की तबीयत थोड़ी खराब थी। इस वजह से जो वहाँ पर रॉयल पार्टी होने वाली थी जिसके लिए वो यहाँ पर आए हुए थे, उसे संभालने के लिए मियुको को जाना था। हनामी वहाँ पर आकर मियुको से कहती है कि उनकी मदर की तबीयत खराब है, तुम भी वहीं जा रही हो और तुम टाटसुया को भी वहां पर लेकर जाना। अब मियुको मान जाती है। बाद में हम देखते हैं कि जब वो वहां से निकल गए थे तो हनामी मन में सोच रही थी कि वो खुद एक एआई रोबोट है, इसीलिए वो चाहती है कि मियुको और टाटसुया एक दूसरे को सिबलिंग की तरह ट्रीट करे। उसे टाटसुया के लिए थोड़ा बुरा लगता है। अब हम पार्टी के दौरान देखते हैं कि अभी मियुको वहां पर पहुंच चुकी थी। वो आगे आती है और सभी उसे नोटिस करते हैं, लेकिन टाटसुया को कोई भी नोटिस नहीं कर रहा था। वो अकेला वहां कोने में खड़ा हुआ था। मियुको जब आगे जाती है तो उसे अपने दो और सिबलिंग्स मिलते हैं और यहाँ पर वो उनसे मिलकर बहुत खुश थी, लेकिन वो दोनों ही सिबलिंग थोड़ी सी बात करके टाटसुया के बारे में पूछते हैं और इसके बाद वो दोनों ही वहाँ पर टाटसुया के पास आ गए थे। अभी उन दोनों बच्चों के फादर आकर वहाँ पर मियुको से कहते हैं कि माफ करना, वो नहीं जानते कि तुम याटसुबा फैमिली की सक्सेसर हो। और इसके बाद मियुको को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर जब वो वहाँ पर दूसरी तरफ देखती है तो अभी टाटसुया उन दोनों से ही बात करते हुए खुश था और स्माइल कर रहा था। ये देखकर मियुको थोड़ा सा जेलस फील करती है, क्योंकि टाटसुया ने कभी भी उसके साथ बात करते हुए स्माइल नहीं की है। लेकिन फिर खुद को समझाने के लिए वो सोचती है कि याटसुबा फैमिली तो जापान की सबसे पावरफुल मेज फैमिली है। अगर वो लोग टाटसुया को इतना कमजोर समझते हैं तो सच में वो कमजोर होगा। इसीलिए वो सोचती है कि उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो फिर से टाटसुया को स्माइल करते हुए देखती है और फिर से जेलस फील करने लगती है। वैसे अब ये पार्टी तो ऐसे ही चलती रहती है। कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि अभी टाटसुया, उसकी मदर, हनामी और मियुको सभी एक बोट पर घूमने के लिए आए थे। घूमते वक्त वो लोग फोटो ले रहे थे। मियुको कहती है कि उसे टाटसुया के साथ एक फोटो लेनी है, लेकिन टाटसुया पहले अपनी मदर से परमिशन लेता है और उसके बाद ही वो फोटो खींचते हैं। तभी अचानक से बोट की स्पीड बहुत तेज होने लगी थी और उसका ब्रेक भी फेल होने लगा था। साथ ही साथ अभी उनकी तरफ कुछ मिसाइल्स भी आ रही थी जो कि पता नहीं किसने चलाई थी।
पर उन्हें देखकर टाटसुया तुरंत ही हाथ आगे करता और टाइम को स्लो कर देता है, जिसके बाद उसने उन मिसाइल को वहां पानी के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये देखकर मियुको समझ गई थी कि यह टाटसुया की पावर है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा हैरान थी कि टाटसुया अपनी पावर को अपने आप ही यूज कैसे कर सकता है, क्योंकि इस वर्ल्ड में मैजिक पावर का यूज करना इतना आसान भी नहीं था। उसके लिए भी कई गैजेट्स लगते हैं, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए। वैसे बाद में हम देखते हैं कि जब वो घर पर आते हैं तो वहाँ पर आर्मी कमांडर आया हुआ था। वो कह रहा था कि उन्हें इस चीज का नहीं पता कि आखिर वो मिसाइल चलाए किसने थे, मगर वो उसकी पूरी रिसर्च कर रहे हैं। पर तभी टाटसुया की मदर कहती है कि कोई जरूरत नहीं, वैसे भी वो हमें लगी नहीं। उसके बाद जब वो आर्मी कमांडर वहाँ से जाने लगा था तो उसे पता चलता है कि उसके जूनियर्स ने मियुको को परेशान किया था और टाटसुया ने उन्हें हरा दिया था। इस पर वो पहले तो टाटसुया और मियुको से उन सोल्जर्स के लिए माफी मांगता है और इसके बाद टाटसुया से कहता है कि अगर वो चाहे तो उनकी ट्रेनिंग कैंप में स्पेयर के लिए वो आ सकता है, और स्पेयर का मतलब उनकी ट्रेनिंग के लिए। असल में बाकी सभी टाटसुया को याटसुबा फैमिली का एक मेंबर समझते हैं, इस वजह से वो जानते हैं कि टाटसुया स्ट्रांग होगा, इसीलिए वो उसे ट्रेनिंग के लिए बुला रहे थे। अब टाटसुया तो इसके बारे में सोच भी नहीं रहा था, लेकिन उसकी मदर कहती है कि उसे वहां पर जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी वो घर पर रह जाता है और उसे कुछ आता भी नहीं, तो इससे वो थोड़ा फाइट करना भी सीख लेगा। तभी मियुको कहती है कि उसे भी उसके साथ जाना है। वो इसकी वजह बताती है कि वो अभी थोड़ी कमजोर है और जब टाटसुया उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो वो खुद स्ट्रांग बनकर खुद को प्रोटेक्ट कर लेगी, और ये बस उसका एक बहाना था। लेकिन इस पर उसकी मदर हाँ कर देती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर अभी बाकी सभी सोल्जर्स की ट्रेनिंग चल रही थी। ये दोनों बस अभी वहां पर खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। तभी आर्मी कमांडर कहते हैं कि क्या तुम भी इनके साथ में ट्रेनिंग करना चाहते हो। अब टाटसुया पहले तो मियुको की तरफ देखता है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करती, इस वजह से टाटसुया ने हाँ कर दिया था। अब फाइट के दौरान हम देखते हैं कि जो वहां पर टाटसुया से लड़ने के लिए आया था वो सच में एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर है, लेकिन टाटसुया उसके हर एक अटैक से बचते हुए उसे धीरे से पेट पर मारता है, जिसकी वजह से वो सोल्जर वहीं नीचे गिर जाता और हार जाता है। अब वहां पर दूसरे वाले को बुलाया जाता है। इसके अटैक बहुत ही ज्यादा फास्ट थे, लेकिन टाटसुया इसे भी हरा रहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि टाटसुया जब अटैक करता है तो वो सामने वाला सोल्जर भी उसके अटैक को रोक लेता है, क्योंकि टाटसुया पूरी पावर से हमला नहीं कर रहा था। अब जब सामने वाला सोल्जर टाटसुया पर हमला करने ही वाला था तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है, और इसी के साथ वो हार चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मियुको तो अभी अपने भाई को लड़ते हुए देखकर हैरान थी, मगर तभी अब वो दूसरा सोल्जर जो कि टाटसुया को पहले मिला था वो यहाँ पर टाटसुया को फिर से चैलेंज करता है। वो रिवेंज लेना चाहता था उस दिन के लिए जिस दिन टाटसुया ने उसे मारा था। अब फाइट स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन मियुको अभी चिंता कर रही थी, लेकिन टाटसुया कहता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब फाइट स्टार्ट होती है और वो सोल्जर शुरुआत से ही अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल कर रहा था। ये देखकर मियुको कहती है कि ये तो चीटिंग है, लेकिन टाटसुया कहता है कि ये चीटिंग नहीं, रियल वर्ल्ड में उनकी मुलाकात किसी मैजिशियन से भी हो सकती है जो कि मैजिक यूज करना जानता हो, और उससे लड़ते वक्त वो ये नहीं कह सकता कि ये तो चीटिंग है। अब टाटसुया यहाँ पर उस सोल्जर के मूवमेंट को देखता है और पहले तो वो उसे डॉज करता है, इसके बाद वो अपना हाथ आगे करते हुए अपनी पावर को सही मात्रा में यूज करता है। उसने ज्यादा पावर का यूज नहीं किया था, इस वजह से उसने अभी सामने वाले सोल्जर की पावर को रोक दिया था, जिस वजह से उसकी स्पीड बहुत कम हो गई थी। टाटसुया पास जाते हुए उसे नीचे गिरा देता और उसे हरा देता है। अब इसके बाद वो सोल्जर खड़ा होकर टाटसुया से हाथ मिलाता है और अब वो उससे अच्छे से बात कर रहा था। वैसे इन तीनों ही मैच में टाटसुया ने अपनी पावर का पूरी तरह से इस्तेमाल भी नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो पूरी पावर का इस्तेमाल करेगा तो ये तीनों बचेंगे नहीं। वैसे यहाँ पर वो सोल्जर अपना नाम डैनी बताता है और अब वो टाटसुया का दोस्त भी बन चुका था। वैसे बाद में हम देखते हैं कि जब टाटसुया और मियुको दोनों ही वापस घर आ गए थे तभी अचानक से न्यूज में बताया जाता है कि उनके आइलैंड का डिफेंस बैरियर वीक पड़ने लगा है। इसका मतलब कभी भी हमला हो सकता है, इस वजह से जितने भी लोग उस आइलैंड पर हैं उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब ये लोग भी प्लानिंग कर रहे थे यहाँ से निकलने की। वैसे तभी टाटसुया की मदर को एक कॉल आता है जो कि उसकी बहन का था। वो कह रही थी कि तुम्हें टाटसुया के ऊपर से वो स्पेल हटा देना चाहिए जो कि उसके पावर को कंप्रेस करता है। सीधी भाषा में कहे तो यहाँ पर वो टाटसुया के ऊपर उस स्पेल को हटाने को कह रही थी, जिससे कि टाटसुया अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर सके। वैसे असल में ये टाटसुया की मदर की ट्विन सिस्टर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये वहां से निकलने के लिए अभी एक शेल्टर के पास गए थे, क्योंकि सिचुएशन बिगड़ने लगी थी और यहाँ से निकलने का इतना टाइम ही नहीं है। शेल्टर के वहां पर हमें पता चलता है कि अभी ये जो इनका स्पेशल गार्ड है वो डैनी होने वाला है, और उसके साथ ही वहां पर और भी कई सारे गार्ड्स थे। इन्हें शेल्टर के अंदर रखा जाता है जहाँ पर और भी कई फैमिलीज थी। वैसे अभी सभी को थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था, और वहीं टाटसुया को अचानक से गन की आवाज आती है जो कि इतनी दूर से आ रही थी कि बाकियों ने उसे सुना नहीं था।
वो नीचे हाथ लगाते हुए महसूस करता है कि असल में इस जगह पर मैजिक यूज किया गया है जो कि उनकी पावर को एब्जॉर्ब करता है, जिस वजह से वो अपनी पावर का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब वो इस बारे में जानने के लिए बाहर जाने वाला था, इतने में ही उसकी मदर अपनी पावर से टाटसुया के ऊपर से उस स्पेल को हटा देती है जो कि उसके पावर को कम कर रहा था। इसके बाद अब वो बाहर आकर देखता है बाहर सिचुएशन थोड़ी खराब थी। हम अंदर आते हैं तो देखते हैं कि अभी एक सोल्जर की टीम वहां पर आ गई थी। वो सभी से कह रही थी कि सभी को उनके साथ चलना है क्योंकि वो शेल्टर खाली करने वाले हैं, लेकिन इस पर टाटसुया की मदर कहती है कि अभी वो बाकी सभी को ले जाए, उन्हें सबसे आखिरी में ले जाए क्योंकि टाटसुया अभी बाहर गया है। इस पर हनामी शॉक थी। वो पूछती है कि क्या उन्हें टाटसुया की चिंता हो रही है, लेकिन इस पर वो कहती है कि नहीं, उन्हें सोल्जर पर भरोसा नहीं। हम देखते हैं कि ये बात सही थी क्योंकि अब वो सोल्जर सच में इन लोगों के ऊपर गन तान देते हैं, लेकिन उन्हें बचाते हुए हनामी सामने आ गई थी और उसने एक बैरियर क्रिएट कर लिया था। दूसरी तरफ अभी डेनी भी वहां पर आ जाता है जो उस सोल्जर को इस तरह से बिहेव करते हुए देखकर हैरान था। वो उन्हें समझाता है पर वो कहते हैं कि डेनी बहुत ज्यादा पावरफुल है और उन्हें कभी उतनी इज्जत नहीं मिली, इस वजह से वो उनका साथ नहीं देते। पर डेनी उन्हें समझा रहा था कि देखो, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है और आखिर में तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अब वो मान गए थे और उन्होंने अपना गन नीचे कर लिया था, लेकिन इतने में ही हनामी अपनी पावर से एक सोल्जर को मार देती है। ये देखते हुए वो सोल्जर गुस्से में आ जाते हैं और गन तानते हुए यहाँ इन तीनों पर ही गोली चला देते हैं। जिस चीज में मियुको, हनामी और उसकी मदर वहीं पर मारी गई थी। अब तभी वहां पर एक सर्कल क्रिएट होता है जो कि एक पोर्टल था। उसके थ्रू टाटसुया वहां पर आ गया था। उसने वहां पर आते ही उन सभी सोल्जर को एक एक करके खत्म करना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि मियुको वहां पर नीचे पड़ी हुई थी और वो अभी पूरी तरह से मरी नहीं थी। इस वजह से टाटसुया वहां आगे आता और उसके चेस्ट पर हाथ रखते हुए अपनी मैजिक पावर से पहले तो उसे हील करने लगता है। यहाँ पर हम मियुको के माइंड के अंदर देखते हैं, वो अभी टाटसुया की आवाज सुन पा रही थी, मगर वो सोच रही थी कि वो उसे आखिर बचा क्यों रहा है, जबकि उसने जो कुछ भी किया उसके बाद टाटसुया को उसे माफ नहीं करना चाहिए। उसे भी इस चीज का बुरा लग रहा था और वो सोचती है कि उसे मर ही जाना चाहिए। पर तभी अचानक से उसकी आंखें रियल वर्ल्ड में खुलती है और वो देखकर हैरान थी कि अब वो जिंदा है। वो सोच रही थी कि क्या सच में टाटसुया किसी को भी जिंदा कर सकता है। ये पावर बहुत ही ज्यादा बड़ी पावर है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर मियुको की मदर पूरी तरह से मर चुकी थी, उनकी सांसें भी रुक गई थी। लेकिन इसके बाद टाटसुया अपने पास से एक गन निकालता है जिसके थ्रू वो अपनी पूरी एनर्जी का यूज करते हुए उन्हें भी वापस से लाइफ दे देता है। साथ ही यहाँ पर हनामी भी फिर से जिंदा हो गई थी। ये देखकर मियुको और भी ज्यादा हैरान थी। साथ ही साथ यहाँ पर हनामी भी शौक थी क्योंकि उसे इस बारे में नहीं पता था। वो कहती है कि इस धरती पर ऐसी कोई भी हीलिंग पावर नहीं जो कि एक मरे हुए को जिंदा कर सके। तभी हम देखते हैं कि वहां पर आर्मी कमांडर आ जाता है और इस सब के लिए उनसे माफी मांगता है। वो लोग उसे माफ कर देते हैं, लेकिन टाटसुया कहता है कि उसे आर्मी का सूट और टैंक चाहिए क्योंकि वो जानता था कि ये अटैक कहाँ पर हो रहा है। इस वजह से उसे आर्मी की मदद करनी थी। ये सुनकर आर्मी कमांडर हैरान थे, लेकिन वो इसके लिए मान जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई भी सरेंडर करना चाहे तो तुम्हें उसे छोड़ना होगा। पर टाटसुया कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला क्योंकि उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। बाद में जब टाटसुया जाने वाला था तभी वहां पर मियुको आकर उससे कहती है कि वो क्यों जा रहा है, वहां पर बहुत खतरा होने वाला है। लेकिन इस पर टाटसुया कहता है कि नहीं, जिन लोगों ने उसकी सिस्टर को चोट पहुंचाई वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। साथ ही यहाँ पर वो बातों ही बातों में अपनी सीक्रेट को भी रिवील कर देता है। वो कहता है कि इस पूरे वर्ल्ड में उसके लिए उसकी छोटी बहन से ज्यादा और कोई खास नहीं। अगर कोई उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो इसके लिए वो पूरे प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इतना कहते हुए वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहां पर वो जो लोग हमला कर रहे थे वो बहुत ही ज्यादा लोग लेकर आए थे और वो अभी पानी के थ्रू इसी आइलैंड पर आ रहे थे और वहां पर हमला कर रहे थे। टाटसुया भी वहां पर अपने टैंक के साथ पहुंच जाता है। वो कुछ लोगों को तो अपनी पावर के साथ डिलीट ही करता जा रहा था, मगर इस चीज में उसे एक एक करके बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था। साथ ही यहाँ पर जो उसके साथी मरते जा रहे थे वो उन्हें भी हील कर रहा था। दूसरी तरफ ये सब चीज वहां पर मियुको और उसकी मदर देख पा रही थी। मियुको अपनी मदर से पूछती है कि आखिर टाटसुया की पावर का सीक्रेट क्या है। उसकी मदर को ये सब पहले से पता था। वो कहती है कि ठीक है, तो अब मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। असल में यात्सुबा फैमिली सबसे पावरफुल मेज फैमिली है, लेकिन टाटसुया एक ऐसा लड़का था जिसके पास कोई मैजिक पावर्स नहीं थी। तो उन्होंने कोशिश की कि वो उसे जबरदस्ती एक मैजिक पावर दिला सके। इसके लिए जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए तो इसके दौरान टाटसुया ने अपने सारे सेंसेस और इमोशंस खो दिए। उसके पास बस एक चीज बची थी। यहाँ पर अभी वो चीज बताने वाली थी, लेकिन इसके पहले मियुको को ये भी पता चलता है कि असल में सिर्फ टाटसुया ही नहीं था जिसने उस एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ खोया हो। उसकी मदर को भी यही सेम चीज हुई थी। उन्होंने भी उस दौरान अपने सारे इमोशंस खो दिए। यहाँ पर मियुको को जानने को मिलता है कि टाटसुया के पास अब सिर्फ एक ही इमोशन बचा है, जो था उसकी बहन के लिए उसका प्यार। इसीलिए वो उसकी सिस्टर के लिए कुछ भी कर सकता है और उसी चीज का बदला लेने के लिए अभी वो उन लोगों पर हमला करने के लिए गया है।
अब ये सुनकर मियुको को और ज्यादा बुरा लगने लगता और अब यहाँ पर उसे डबल बुरा इस चीज से भी लग रहा था क्योंकि उसकी मदर के पास इमोशंस नहीं है। तो अगर वो टात्सुया को इस तरह से ट्रीट करती है तो ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन मियुको के पास तो इमोशंस हैं, फिर आखिर वो उसे इस तरह से क्यों ट्रीट करती थी जबकि टात्सुया हमेशा से उसकी हर बात मानता आया है। इस तरफ हम देखते हैं कि अभी टात्सुया के सामने 6 और शिप्स आ गई थी जो कि पावरफुल थी और इन्हीं की तरफ हमला कर रही थी। अब उन पर एक एक अटैक करने का कोई फायदा नहीं था। टात्सुया को जो भी अटैक करना होगा वो इतना पावरफुल होना चाहिए कि जिसकी वजह से ये 6 के 6 शिप्स खत्म हो सके। टात्सुया को उसके लिए टाइम लगेगा, वो टाइम मांगता है और अपने अटैक का यूज करने लगता है। उसके लिए उसे बहुत ज्यादा मेजरमेंट करने की जरूरत थी कि उसे ये अटैक कहाँ पर करना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब ये चीज हनामी देखती है तो वो टात्सुया की मदर से कहती है कि क्या वो टात्सुया की मदद करने जाए। इस पर टात्सुया की मदर कहती है कि ये उसकी मर्जी है, अगर वो जाना चाहती है तो जा सकती है, वो इस पर कुछ नहीं कह सकती। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वहां जब टात्सुया उस अटैक के लिए मेजरमेंट कर रहा था तब वो 6 शिप्स यहाँ इनके ऊपर हमला करती है। बाकी गार्ड्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे पर वो ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं सकते थे। तभी वहां पर हनामी आ जाती है जो कि अपनी पावर से उन अटैक्स को रोकने लगती है। कुछ देर तो वो उन अटैक्स को रोकने में कामयाब रहती है क्योंकि उसने बैरियर का यूज किया था, लेकिन इस बैरियर को बनाने में उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी थी और वो खुद भी एक एआई रोबोट है, इस वजह से जल्दी वो पूरी तरह से खत्म होने वाली थी। पर इतने में ही टात्सुया का मेजरमेंट पूरा हो जाता है। इसके बाद वो अपना अटैक का यूज करता और फिर वहां पर एक बहुत ही ज्यादा तेज ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट इतना ज्यादा तेज था कि वो 6 शिप्स और साथ ही साथ बाकी जो सोल्जर नॉर्मल शिप्स पर थे वो सभी वहां पर मारे गए थे और एक बहुत बड़ी पानी की वेव इनकी तरफ आ रही थी, पर ये किसी तरह से वहां से भागते हुए बच जाते हैं। बाद में हमें ये भी पता चलता है कि अब हनामी नहीं बचने वाली क्योंकि उसने अपनी एनर्जी का ज्यादा ही यूज कर लिया था। वैसे दिक्कत की बात नहीं थी, टात्सुया उसे फिर से हील कर सकता है, इसका मतलब वो उसे ठीक कर सकता था, पर हनामी इसके लिए मना कर देती है। वो कहती है कि वो एक एआई रोबोट है, उसे हमेशा ऑर्डर मानने पड़ते हैं और वो हमेशा दूसरे की मर्जी से जीती रही, जबकि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। अब वो मरने वाली है और ये उसकी खुद की मर्जी होने वाली है, इसीलिए वो टात्सुया से कहती है कि वो उसे ठीक ना करे, जिस पर टात्सुया भी उसकी बात मान जाता है। इसके बाद अब सीन चेंज होता और हमें जानने को मिलता है कि अब पूरे 3 साल बीत चुके हैं इस इंसिडेंट को और अब टात्सुया और मियुको दोनों ही मैजिक हाई स्कूल ज्वाइन करने वाले हैं। आज स्कूल का पहला दिन था। टात्सुया जब वहां पर पहुंचता है तो उसे सबसे पहले एक लड़की मिलती है, इसका नाम मायूमी है और असल में यह स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है। वो वहां पर टात्सुया को कहती है कि तुम न्यू स्टूडेंट हो, अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो तुम मुझसे कह सकते हो। टात्सुया उसे थैंक यू कहता है। वैसे वो नोटिस करता है कि मायूमी के पास सीएडी डिवाइस है। ये वही डिवाइस है जो कि मैजिक को यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो समझ गया था कि ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो नहीं है, इस वजह से टात्सुया कहता है कि मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। अब जब वो वहाँ हाई स्कूल के अंदर की तरफ आता है तो यहाँ पर वो देखता है कि अभी कई सारे न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हुए थे, इसीलिए 2 अलग अलग जगह बांटी गई थी। असल में यहाँ पर एंट्रेंस सेरेमनी हो रही है, तो आगे जो बच्चे बैठे हैं वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और उन्हें आगे बैठाने को कहा गया था, और पीछे जो बैठे थे वो नए स्टूडेंट हैं, या ऐसे कह लो कि वो कमजोर हैं या फिर ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते। टात्सुया जानता है कि उसे कहाँ बैठना चाहिए, इस वजह से वो सबसे लास्ट में जाकर बैठ जाता है। अब तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो बताती है कि उसका नाम मिजुकी है और वो उसके बगल में बैठ गई थी। साथ ही यहाँ पर मिजुकी की दोस्त भी आ गई थी जिसका नाम था एरिका। इसके बाद वहाँ सामने स्पीच देने के लिए मियुको आती है। अब बाद में हम देखते हैं कि रात में जब मियुको टात्सुया के लिए कुछ खाना बना रही थी तब उसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि टात्सुया ने सक्सेसफुली हाई स्कूल ज्वाइन कर लिया, यानी कि उसे वहाँ पर एडमिशन मिल गई, जो कि इतना आसान भी नहीं था। लेकिन फिर भी उनकी फैमिली में से किसी ने भी उसे कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं कहा। अब गुस्से की वजह से उसकी जो पावर है यानी कि आइस मैजिक पावर वो अपने आप ही रिलीज हो रही थी, पर टात्सुया वहां पर आकर उससे कहता है कि उसे इस चीज पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं। अब बाद में हम देखते हैं कि अब सुबह हो चुकी थी। वो दोनों ही वहां से ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ दौड़ते हुए जा रहे थे। जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो वहां के जो फाइटर्स थे वो टात्सुया पर हमला कर देते हैं और ये सब ट्रेनिंग का हिस्सा था। टात्सुया भी उनसे लड़ने लगा था और वो धीरे धीरे सभी को हराता जा रहा था। यहाँ पर मियुको बस उसे खड़े होकर देख रही थी। तभी उनके जो सेंसी होने वाले हैं वो यहाँ पर आते हैं और उनके इरादे थोड़े ठीक नहीं लग रहे थे, इस वजह से टात्सुया बाकी लोगों को हराते हुए यहाँ पर आकर सेंसी से फाइट करने के लिए आ जाता है। टात्सुया की जो किक थी वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी, पर सेंसी उसे रोक लेते हैं और यहाँ पर अब वो टात्सुया से थोड़े सीरियस होकर फाइट करने लगे थे। टात्सुया भी उनसे फाइट करते वक्त थोड़ा सा शॉक था क्योंकि सेंसेई भले ही उम्र में ज्यादा नहीं लगते लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और आखिर में टात्सुया बहुत ही ज्यादा थक गया था, जिसके बाद सेंसी रुकते हैं और कहते हैं कि आज की ट्रेनिंग हमें यहीं पर रोकनी चाहिए।
इसके बाद ये सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि टात्सुया अभी अपने क्लास में था। यहाँ पर जब वो कंप्यूटर में टाइपिंग कर रहा था तो यहाँ पर एरिका और मिजुकी उसे देख रहे थे। वो कह रहे थे कि टात्सुया कंप्यूटर चलाने में बहुत अच्छा है। तभी वहाँ पर हम एक लियो नाम के लड़के को देखते हैं। ये यहाँ पर टात्सुया की टाइपिंग स्पीड को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि तुम सच में कंप्यूटर चलाने में बहुत अच्छे हो। वो अपनी पावर बताता है। वो असल में रीइंफोर्समेंट मैजिक पावर ओन करता है। यहाँ पर वो टात्सुया की पावर के बारे में भी पूछ रहा था, लेकिन टात्सुया कहता है कि उसके पास ऐसी कोई खास मैजिक पावर नहीं है। वो बताता है कि उसे मैजिक इंजीनियर बनना है। इस पर लियो थोड़ा सा हैरान था। वैसे तभी वहाँ पर अब टीचर आ जाती है, इस वजह से वो बात करना रोक देते हैं। बाद में लंच के टाइम वो साथ बैठकर लंच कर रहे थे, तभी वहाँ पर मियुको आती है और वो उन्हीं के साथ लंच करने वाली थी। तभी उसकी रैंक के मतलब उसके जितने पावरफुल जो कि अपर क्लास में रखे गए थे वो सारे बच्चे आ जाते हैं। उनमें से एक का नाम सन है। वो यहाँ पर मियुको से कहता है कि तुम इनके साथ लंच मत करो, ये कमजोर स्टूडेंट्स हैं, तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। लेकिन अब इस पर लियो को बहुत गुस्सा आ गया था। वो तुरंत ही सन को फाइट करने के लिए चैलेंज करता है और इसके लिए सन भी तैयार था। लेकिन तभी टात्सुया वहां से जाने लगता है और कहता है कि हमें लड़ना नहीं चाहिए। अब इस वजह से ये लड़ाई अभी तो रुक गई थी, लेकिन स्कूल के बाद वो लोग वापस से मिलते हैं। यहाँ पर दोनों ही ग्रुप पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार थे और देखते ही देखते वो लड़ाई भी स्टार्ट हो जाती है, जिसके दौरान यहाँ पर एक लड़की गलती से अपने कैट डिवाइस का यूज कर देती है और उसका यूज करते वक्त उसका वो डिवाइस ब्रेक हो गया था। इस वजह से वो पूरी पावर अनलीज होती है जो कि डार्कनेस की पावर थी। लेकिन वो पावर अनलीज होते ही खत्म हो गई थी, क्योंकि अभी उस लड़की का उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। पर उसकी मैजिक पावर का इतना ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से वहाँ जो ऑरा फैलता है वो वहाँ मिजुकी को महसूस होता है। मिजुकी वही स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है। वो यहाँ पर आती है और उसके साथ यहाँ पर मैरी नाम की एक लड़की भी आती है, जो कि डिसिप्लिन मेंटेन करने की जो कम्युनिटी बनाई गई है उसकी लीडर है। वो यहाँ पर आकर इन सभी से कहती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। स्कूल के बाद या स्कूल के दौरान मैजिक का यूज करते हुए अपने साथियों पर हमला करना गलत है, और वो भी बिना किसी वजह के। इस वजह से अब उन्हें उसके साथ जाना था, क्योंकि उन्हें अब इस चीज की सजा मिलेगी। लेकिन तभी टात्सुया सामने आकर सिचुएशन को संभालने के लिए कहता है कि उन्होंने बस अपने से ज्यादा पावरफुल स्टूडेंट को अपनी पावर दिखाने को कहा था और इसी वजह से उन्होंने अपनी पावर यूज की। अब वैसे तो इसका कोई सबूत नहीं था कि ये सब सच है, लेकिन फिर मायूमी आगे आते हुए कहती है कि शायद टात्सुया सही कह रहा है। इस वजह से अब मैरी ने उसे माफ कर दिया था, पर वो कह रही थी कि अगली बार से वो नजर रखेगी और ऐसी गलती कोई फिर से कभी ना करे। अब उन दोनों के जाने के बाद यहाँ पर सन टात्सुया से कह रहा था कि तुमने भले ही हमारी मदद करने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम अभी भी एक कमजोर क्लास के लड़के हो। इसके बाद वो भी वहां से चला जाता है। पर वो दोनों लड़कियां, जिनमें से एक ने अपनी डार्कनेस वाली पावर का यूज किया था, वो यहाँ पर आकर टात्सुया से माफी मांग रही थी और साथ ही उसे थैंक यू कह रही थी उन्हें बचाने के लिए, वरना वो सस्पेंड हो सकती थी। और इसके बाद वो टात्सुया के साथ ही चलने को कहती है। असल में वो दोनों ही पावरफुल क्लास के मेंबर्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब रास्ते में वो जा रहे थे तो यहाँ पर एरिका मियुको से पूछती है कि आखिर उसके पास जो कैट डिवाइस है वो मॉडिफाई किस तरह से होता है। तो वो बताती है कि सारा काम टात्सुया संभालता है, वही उसके कैट डिवाइस को मॉडिफाई करता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब एरिका यहाँ कह रही थी कि क्या टात्सुया उसके कैट डिवाइस को भी ठीक कर सकता है, मतलब और ज्यादा अपग्रेड कर सकता है, लेकिन इस पर टात्सुया मना कर देता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जब वो वापस से स्कूल आ रहे थे तभी मायूमी वहाँ पर आती है और उन्हें रोककर कहती है कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसीलिए वो लंच में उनसे मिले। अब लंच के दौरान हम देखते हैं कि मायूमी बता रही थी कि उनके स्टूडेंट काउंसिल में एक पोजीशन खाली है, इस वजह से वो यहाँ पर मियुको को इनवाइट करती है। पर इस पर मियुको कहती है कि टात्सुया उससे ज्यादा टैलेंटेड है, इसीलिए उसे ही ये पोजीशन मिलनी चाहिए। लेकिन अभी सिचुएशन और जरूरत को देखते हुए मियुको को उसके लिए सेलेक्ट किया गया था। वैसे तभी मैरी कहती है कि उनके डिसिप्लिन कम्युनिटी में भी एक पोस्ट खाली है जिसके लिए टात्सुया अप्लाई कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अभी वो लोग अपनी एबिलिटी को चेक करने के लिए गए थे। वहाँ उन्हें एक चीज पर अपनी एनर्जी डालनी थी। वो चीज अपनी जगह से मूव करेगी और उसकी जो स्पीड है उससे पता चलेगा कि इन लोगों के पास अपनी मैजिक की एनर्जी कितनी है। एरिका यहाँ पर सबसे पहले कोशिश करती है, उसकी एनर्जी फिर भी ठीक थी, पर टात्सुया जब कोशिश करता है तो वो जो चीज थी वो बहुत स्लो मूव करती है। इस वजह से टात्सुया खुद से सोच रहा था कि सच में वो बहुत ज्यादा कमजोर है और उसकी मैजिक पावर सबसे बहुत कम है। वो शाम के समय जब वहाँ काउंसिल हॉल में जा रहा था तो सोच रहा था कि उसे डिसिप्लिन कम्युनिटी में ज्वाइन नहीं होना चाहिए, उसे इसके लिए मना कर देना चाहिए। अब जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनकी मुलाकात होती है स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट जायाबू से। ये लड़का टात्सुया को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा था। वो तुरंत ही आगे आता और टात्सुया को इग्नोर करते हुए मियुको को हेलो कहता है। मियुको को भी ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया था, लेकिन अब वो स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट है, इस वजह से वो भी उसे हेलो कहती है।
अब वहां पर मैरी कह रही थी कि वो लोग टाटसुया को डिसिप्लिन कम्युनिटी में ज्वाइन करवाने वाले हैं, लेकिन ये सुनते ही जायाबू चिल्लाकर कहता है कि टाटसुया इतना कमजोर है, उसे डिसिप्लिन कम्युनिटी में रखने की कोई जरूरत नहीं। इस पर मियुको को गुस्सा आ गया था। वो गुस्से में कहती है कि टाटसुया को जितना स्कोर आया था वो उस स्कोर से ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए। लेकिन अब जायाबू कुछ कह नहीं पा रहा था। फिर टाटसुया हाथ से उसे रोकते हुए कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे फाइट कर सकते हो, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर इस कम्युनिटी में ज्वाइन होने के लायक हूँ या नहीं। अब स्कूल पूरा होने के बाद टाटसुया और जायाबू दोनों आमने सामने थे और वो लड़ने वाले थे। यहाँ पर जायाबू बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था, क्योंकि उसके पास जो कैट डिवाइस है वो असल में उसकी पावर को डबल कर देता है और वो जानता था कि टाटसुया कितना कमजोर है, वो उसे आराम से हरा देगा। पर अब जब फाइट स्टार्ट होती है और जैसे ही जायाबू अपने कैट डिवाइस को एक्टिवेट करता है, इतने में ही वो डिवाइस काम करना बंद कर देता है और जायाबू हार जाता है। ये गेम शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका था, इस वजह से बाकी सभी बहुत ही ज्यादा हैरान लग रहे थे। साथ ही साथ यहाँ पर टाटसुया जायाबू के पीछे आकर खड़ा था और ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ दिखाई तक नहीं दिया। टाटसुया यहाँ पर जीत गया था, मगर बाद में वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिर उसने कौन सी टेक्निक का यूज किया। मैरी को यहाँ पर लग रहा था कि शायद टाटसुया ने कोई मैजिक का यूज किया है जो कि उसकी एक्सेलरेशन को बढ़ाता है, पर टाटसुया बताता है कि उसने किसी भी मैजिक का यूज नहीं किया, वो बस दौड़ते हुए वहाँ पर जायाबू के पीछे आ गया था। ये करना इम्पॉसिबल था, इस वजह से यहाँ पर मायूमी कह रही थी कि ये कैसे पॉसिबल है, तो वो बताता है कि वो रोज ट्रेनिंग करता है। साथ ही यहाँ पर मियुको भी बताती है कि वो दोनों ही निंजुत्सु मास्टर के साथ ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर मायूमी के लिए ये मानना थोड़ा मुश्किल था कि आखिर जायाबू हारा कैसे, तो इस पर टाटसुया बताता है कि उसने सियोन वेव्स का यूज किया। सियोन वेव्स असल में ब्रेन के ऊपर असर करती है, जिस वजह से जायाबू खुद के मैजिक पर कंट्रोल नहीं कर पाया और नीचे गिर गया। पर इतनी ज्यादा हाई सियोन वेव इतनी कम एज में यूज कर पाना नामुमकिन था। टाटसुया बताता है कि उसने एक साथ कई सारे सियोन वेव्स का इस्तेमाल किया था। वहीं पर एक लड़की खड़ी थी जिसका नाम सुजूने है। वो कहती है कि उसने सब कुछ फिगर आउट कर लिया। वो बताती है कि टाटसुया ने 3 सियोन वेव्स को एक साथ भेजा था, जिस वजह से जायाबू जैसे अभी नॉर्मल एज का स्टूडेंट उसे सहन नहीं कर पाया। दूसरी तरफ जायाबू भी ये सुनकर हैरान था, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, इस वजह से वो मियुको से माफी मांगता है। यहाँ पर वो टाटसुया से माफी नहीं मांग रहा था, क्योंकि उसे नहीं लग रहा था कि टाटसुया उसे माफ करेगा, और इसके बाद अब वो वहां से चला जाता है। अब उसी रात हम देखते हैं कि जब टाटसुया अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था, तभी वहां पर मियुको आती है और कहती है कि क्या वो उसके कैट डिवाइस को अपग्रेड कर सकता है। उस पर टाटसुया कहता है कि हाँ, मैंने बहुत टाइम से तुम्हारे कैट डिवाइस को चेक नहीं किया। वो उसे चेक कर रहा था, उसके पहले उसे मियुको को पूरी तरह से मशीन में स्कैन करना पड़ता है। स्कैन करने के बाद हम देखते हैं कि मियुको कोशिश कर रही थी कि वो टाटसुया के साथ प्लॉट डेवलप कर सके, पर टाटसुया इसके लिए तैयार ही नहीं था। अब मियुको किसी डिवाइस का यूज करती है जिसमें से बहुत तेज लाइट निकलती है और टाटसुया वहां पर बेहोश होकर गिर जाता है, और जब उसे होश आता है तो अब तक सुबह हो चुकी थी और स्कूल जाने का टाइम भी हो गया था। आज डिसिप्लिन कम्युनिटी में टाटसुया का पहला दिन था। वो वहां पर जाता है तो हमें जानने को मिलता है कि वो लड़का सन वहां पर ज्वाइन कर चुका है और अभी उन दोनों ने साथ में ज्वाइन किया है, इसकी वजह से वो यहाँ पर सेम पोजीशन पर हैं। उन दोनों को ही बताया जाता है कि आज उनका पहला दिन है और डिसिप्लिन कम्युनिटी में होने के कारण उन्हें अपने मैजिक डिवाइस यूज करने की परमिशन है, लेकिन वो इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब टाटसुया जब बाहर स्कूल में आता है तो हमें जानने को मिलता है कि अभी स्कूल में कई सारे क्लब बनाए जा रहे हैं और उन क्लब में सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। क्लब को स्ट्रांग बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का होना जरूरी है। अभी हम देखते हैं कि कुछ बच्चे एरिका को फोर्स कर रहे थे कि वो उनके क्लब को ज्वाइन कर ले। एरिका नहीं करना चाहती थी, पर अब उन क्लब के बच्चों ने एरिका को घेर लिया था। लेकिन तभी वहां पर टाटसुया पहुंचता है और एरिका को बचाकर वहां से ले जाता है। इसके बाद अब वो दूसरी जगह पर जा रहे थे जहां पर केंडो की ट्रेनिंग चल रही थी। वो असल में एक क्लब था जो कि केंडो का ही है। यहाँ पर अभी कुछ गर्ल्स ट्रेनिंग कर रही थी, तभी वहां पर कुछ लड़के आते हैं जिन्हें वो जगह चाहिए थी ट्रेनिंग के लिए। इस वजह से वो वहां पर एक चैलेंज लगाते हैं और जो उस चैलेंज को जीतेगा उसे वो जगह मिल जाएगी। तो अभी चैलेंज के लिए एक लड़की सामने आती है जिसका नाम मीबू है और सामने एक लड़का था जिसका नाम टकाकी है और दोनों में फाइट होना शुरू हो जाती है। मीबू एक ही अटैक के साथ यहाँ पर टकाकी का फर्स्ट पॉइंट ले लेती है, जिस वजह से मीबू यहाँ पर जीत चुकी थी। पर टकाकी कहता है कि अभी नहीं, अभी तो ये फाइट शुरू हुई है। वो अब अपनी पूरी पावर से फाइट करने को कह रहा था और इसके बाद वो अपने कैट डिवाइस को एक्टिवेट करते हुए मैजिक के साथ मीबू के ऊपर हमला करता है। मीबू पहले अटैक को डॉज कर लेती और वो समझ गई थी कि अगर वो इस अटैक को डॉज ना करती तो शायद मारी जाती।
तभी हम देखते हैं कि टकाकी फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन टाटसुया पहले ही सिचुएशन को समझ चुका था। इस वजह से वो आगे आकर अपनी सियोन वेब से टकाकी की मैजिक को रोक देता है, जिसके बाद उसने टकाकी को पकड़ते हुए नीचे गिरा दिया था। लेकिन जब टकाकी के साथी ये देखते हैं कि टाटसुया असल में लो रैंक क्लास का मेंबर है, तो इसीलिए वो उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। पर टाटसुया उनके भी कैट डिवाइस को डीएक्टिवेट करते हुए सभी को हरा रहा था। पर अब वो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, इस वजह से मीबू यहाँ पर टाटसुया की मदद करने के लिए आगे बढ़ने वाली थी, पर इतने में ही उसके सेंसी यानी कि उसके टीचर उसे रोक देते हैं। अब जब टाटसुया वहां से बाहर आ गया था, तभी उसे पता चलता है कि जिम के पीछे कोई फाइट कर रहा है। वो तुरंत ही उन्हें रोकने के लिए जाता है, लेकिन जब वो वहां पर आता है तो वहां पर कोई भी नहीं था और अचानक से एक हाथ उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे आता है। लेकिन टाटसुया ने उसे नोटिस कर लिया था, इसी वजह से वो सियोन वेव्स का इस्तेमाल करता है, पर वो जो भी था वो वहां से भाग चुका था। टाटसुया ने बस उसके हाथ में एक ब्रेसलेट को नोटिस कर लिया था। वैसे अब सभी की मदद करने के कारण टाटसुया बहुत फेमस हो चुका है, सभी जगह उसकी बात चलती रहती है। वैसे जब वो क्लास में बैठा हुआ था, तभी वो नोटिस करता है कि मियुको उसे चुप करके देख रही है और वो उसके साथ अब कॉरिडोर में चला जाता है। वो लोग घूम रहे थे, तभी वहां पर मीबू आती है। वो टाटसुया से कह रही थी कि क्या वो उसके साथ कैंटीन में चल सकता है, उसे कुछ बात करनी है। तो इस पर टाटसुया कहता है कि अभी नहीं। मीबू कहती है कि ठीक है, अगर वो अपना डिसीजन बदल ले तो वो जब चाहे उससे मिल सकता है। और अब मीबू वहां से चली गई थी। टाटसुया भी वहां से जाने वाला था क्योंकि उसे कुछ काम है, लेकिन मियुको उससे पूछती है कि क्या वो मीबू से मिलने के लिए जाएगा। असल में मियुको थोड़ा सा जेलस फील कर रही थी, लेकिन टाटसुया उससे कहता है कि उसे जेलस फील करने की कोई जरूरत नहीं। बाद में हम देखते हैं कि टाटसुया को काउंसलिंग टीचर के पास जाना था। असल में वो सभी से कुछ क्वेश्चंस पूछती है और ऐसा सभी स्टूडेंट्स के साथ होता है उनकी मेंटल हेल्थ का चेकअप करने के लिए। यहाँ पर वो टाटसुया से अपने सभी क्वेश्चन पूछ लेती है और वो उसका सही जवाब भी देता है। लास्ट में बस वो ऐसे ही पूछ रही थी कि क्या मीबू उसकी लवर है, तो इस पर टाटसुया कहता है कि नहीं, ये बस र्यूमर है। अब रात के टाइम हमें मीबू को दिखाया जाता है, वो अभी अपनी टीचर से कह रही थी कि वो बोली होते होते परेशान हो गई है। इस पर टीचर कहते हैं कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, बस हमें किसी भी तरह टाटसुया को अपने साइड करना होगा, यानी कि उसे अपने क्लब में ज्वाइन कराना होगा। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। रात के टाइम हम देखते हैं कि अभी टाटसुया मियुको को बता रहा था कि शायद कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कुछ गलत प्लानिंग कर रही है और ये कोई एंटी मैजिक ग्रुप है। अभी इन्हें ये तो नहीं पता कि वो क्या प्लान कर रहे हैं, पर टाटसुया बताता है कि उसके ऊपर किसी लड़के ने हमला किया था जिसने एक अजीब सा ब्रेसलेट पहन रखा था। वो उसकी इमेज मियुको को कंप्यूटर के थ्रू दिखाता है, जिसे देखकर मियुको कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पूरी सिटी के ऊपर एक खतरा हो। टाटसुया कहता है कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मियुको कह रही थी कि अगर ऐसा हुआ तो हमारी फैमिली हमें वापस बुला लेगी, क्योंकि इतना बड़ा खतरा आएगा तो हमें बचकर रहना होगा। टाटसुया कहता है कि नहीं, मैं पहले ही इसे देख लूंगा कि आखिर चल क्या रहा है। अगले दिन हम देखते हैं कि टाटसुया अपने मैजिक का टेस्ट करने के लिए आया था। वो उसी मशीन में टेस्ट करता है जिसमें उसने पहले किया था। इस बार जो उसका रिजल्ट था वो 900 से ज्यादा मिलीसेकेंड का आया था, जो कि ज्यादा अच्छा नहीं है। इसके बाद टाटसुया फैसला करता है कि वो मीबू से एक बार बात करेगा, वो सुनेगा कि वो क्या कहना चाहती है। जब टाटसुया उससे बात कर रहा था तो मीबू बताती है कि उसका जो क्लब है उसे उतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिल रही जितनी कि बाकी क्लब्स को मिलती है। वो चाहती है कि टाटसुया उनके क्लब को ज्वाइन कर ले, जिससे कि उन्हें एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिल सके। पर टाटसुया को ये बात गलत लग रही थी, क्योंकि स्टूडेंट काउंसिल ने जो डिसाइड किया है वो सही है और उनको उसी हिसाब से पर्क दी जा रही थी। अब टाटसुया उसे मना कर देता और वहां से चला जाता है। लेकिन उसी दिन हम देखते हैं कि मीबू का जो सीक्रेट ग्रुप है उसने स्ट्राइक कर दी थी। वो कह रहे थे कि उनकी मांगे उन्हें पूरी करनी होगी, नहीं तो वो स्कूल को तबाह कर देंगे। ये देखते हुए सभी स्टूडेंट्स डर गए थे। वैसे यहाँ पर मीबू के ग्रुप ने हर तरफ की लाइट को काट दी थी, जिस वजह से जो ऑटोमेटिक ओपन डोर थे वो ओपन नहीं हो रहे थे। लेकिन फिर टाटसुया फैसला करता है कि वो मीबू से बात करेगा। वो उसे कॉल करके कहता है कि काउंसिल तुम्हारी बात सुनने को तैयार है और हम तुम्हारी बात सुनेंगे और तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, बस बदले में तुम्हें यह स्ट्राइक बंद करनी होगी। अब मीबू मान जाती है, लेकिन बाद में सभी बच्चों को पकड़ लिया जाता है। मीबू कह रही थी कि तुमने हमें धोखा दिया, लेकिन इसी वक्त यहाँ पर मायूमी आ जाती है और वो कहती है कि हम तुम्हें धोखा नहीं दे रहे, हम तुम्हारी बात सुनेंगे। अब यहाँ पर मीबू के क्लब की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी, पर उसी दौरान टाटसुया नोटिस करता है कि एक सीनियर लड़का भी उसी की दोस्त को अपने क्लब को ज्वाइन करने के लिए कह रहा है। वैसे टाटसुया की दोस्त ने मना कर दिया था। बाद में जब वो लड़का चला जाता है तो टाटसुया की दोस्त उसे बताती है कि असल में ये लड़का मीबू के क्लब का लीडर है, यानी कि वो मीबू का टीचर भी है। ये सुनकर टाटसुया हैरान था और वो उसके हाथ में वही ब्रेसलेट भी नोटिस करता है। वो समझ गया था कि ये वही लड़का है जिसने उसके ऊपर हमला किया था, लेकिन अभी यहाँ पर वो उसे रोकता नहीं है।
हम रात का सीन देखते हैं। टात्सुया और मियुको दोनों ही अपने सेंसी के पास गए थे। वहां पर आने के बाद सेंसी जब ये बात सुनते हैं तो वो बताते हैं कि हाँ, सच में केंडो क्लब का जो कैप्टन है वो एंटी मैजिक ग्रुप का मेंबर है। वो ये भी बताते हैं कि उस कैप्टन का जो भाई है वो जापान का एक फेमस एंटी मैजिक क्लब का मेंबर है। ये सुनकर टात्सुया हैरान था। वो समझ गया था कि ये लोग इस तरह से शांत नहीं बैठेंगे, ये जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि इनका प्लान अपने क्लब को बेहतर बनाना नहीं बल्कि कुछ और ही है। अगले दिन हम देखते हैं कि अभी एक डिबेट चल रही थी, और ये इसीलिए क्योंकि जो केंडो क्लब है उन्हें अपनी पर्क बढ़ाने दे। इस वजह से वो कह रहे थे कि उन्हें क्या क्या फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो कि बाकी क्लब्स को मिलती है। पर यहाँ पर मायूमी आगे आते हुए बताती है कि जिन्हें जितनी पर्क्स मिलनी चाहिए उतनी मिल रही है। असल में ये डिबेट इसीलिए रखी गई है जिससे कि सभी स्टूडेंट्स के सामने डिसाइड हो सके कि उन्हें जो पर्क दी जा रही है वो सही है कि नहीं, और अंत में ये फैसला होता है कि स्टूडेंट काउंसिल बिल्कुल सही कह रहा है। उन्होंने जितनी पर्क उन्हें दी है उतनी ही उन्हें मिलनी चाहिए। इस वजह से केंडो क्लब के स्टूडेंट्स बहुत दुखी थे। उसी दौरान हम बाहर देखते हैं कि जब ये डिबेट चल रही थी तो वहां बाहर कोई दो लोग एक बड़ा सा ट्रक लाकर खड़ा कर देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। और कुछ देर बाद जैसे ही ये डिबेट खत्म होती है वहां पर कुछ स्टूडेंट जिनके हाथ में वो ब्रेसलेट था वो वहां से भागने लगे थे, लेकिन काउंसिल का स्टूडेंट पहले से ही इस चीज के लिए तैयार थे और वो तुरंत ही उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी खिड़कियों से कुछ स्मोक बॉटल्स अंदर की तरफ आती है, पर उन लोगों ने उन्हें भी मैजिक से बाहर की तरफ वापस फेंक दिया था। इसके बाद अब 3 लोग गन्स लेकर वहां उस हॉल के अंदर आ जाते हैं, पर इसके लिए भी वो तैयार थे। मैरी अपनी मैजिक पावर से उन्हें रोक देती है, जिस वजह से अब वो कुछ भी नहीं कर पाते। टात्सुया को भले ही ये बात पता नहीं थी कि इनकी अटैक करने की वजह क्या है, पर उसने बाकी चीजें सभी को बता दी थी, इसीलिए वो पहले से तैयार हैं। अब वो लोग बाहर जाते हैं जहाँ पर ज्यादा लोग गन्स लेकर तैयार थे, पर अब सभी लोग मिलकर काम कर रहे थे, इस वजह से वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते। तभी वहाँ पर काउंसिल टीचर आती है और वो टात्सुया और बाकी सभी को बताती है कि इन लोगों का मेन मोटिव यहाँ हॉल के ऊपर हमला करना नहीं था, बल्कि यह स्कूल की लाइब्रेरी के ऊपर अटैक करने वाले हैं। और यहाँ पर उन्होंने ये हमला इसीलिए किया था जिससे कि हम डिस्ट्रैक्ट हो सके। वो यहाँ पर ये भी कह रही थी कि भले ही मीबू इनके साथ मिली है, लेकिन उसकी गलती नहीं है, क्योंकि जो उनका टीचर था यानी कि उस क्लब का लीडर वो एंटी मैजिक ग्रुप का मेंबर है। उसी ने मीबू को मैनिपुलेट करा उनके साथ मिलकर काम करने के लिए। अब टात्सुया और सभी फैसला करते हैं कि वो मीबू को बचाएंगे और ये ग्रुप जो चाहता है उसे वो करने से भी रोकेंगे। लियो कहता है कि मैं यहाँ के लोगों को संभाल लूंगा, जिसके बाद सभी वहाँ से आगे बढ़ गए थे। लियो भी सभी से अकेले लड़ रहा था। टात्सुया बताता है कि उसके पास रीइंफोर्समेंट मैजिक है, जिस वजह से उसके लिए सभी से अकेले लड़ पाना थोड़ा आसान है। उसे पता था कि वो बहुत ही जल्द उन लोगों को हरा देगा। इस वजह से वो लियो से कहता है कि वो जल्द से जल्द लाइब्रेरी में आ जाए। इन लोगों को हराकर लाइब्रेरी के बाहर पहुंचने के बाद टात्सुया अपनी पावर से स्कैन करता है कि वहां पर कौन खड़ा हुआ है, जिससे उन्हें थोड़ी आसानी हो सकती है। अब वो तुरंत ही लाइब्रेरी के अंदर आ गए थे। अंदर आने के बाद उनकी उससे फाइट होती है, लेकिन वो उन्हें हरा देते हैं और एक थोड़ा पावरफुल मेंबर वहां पर आता है। एरिका कहती है कि वो अकेले ही उससे लड़ लेगी, जिसके बाद टात्सुया और मियुको दोनों ही आगे बढ़ गए थे। मियुको टात्सुया की मदद करती है पहले आगे जाने में, उसके बाद वो अपने डिवाइस की मदद से उड़ते हुए टात्सुया के पीछे आ रही थी। अब उसी लाइब्रेरी के एक सीक्रेट रूम में हम देखते हैं कि मीबू अभी खड़े होकर सोच रही थी कि उसने जो किया वो सही था या गलत, क्योंकि उसने एंटी मैजिक ग्रुप के लीडर की मदद की है। और यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि असल में वो मिस्टीरियस मैन स्कूल के डेटा को चोरी करना चाहता है, और इसीलिए वो यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर उस डेटा को अपनी पेन ड्राइव में कॉपी कर रहे थे। पर उसी दौरान टात्सुया वहाँ पर आ जाता है और अपनी सियोन वेव की मदद से उन नेटवर्क्स को जैम कर देता है। अब उनमें से एक आदमी वहां पर टात्सुया के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन टात्सुया उसे बहुत ही जल्दी हराकर रोक दिया था। यहाँ पर मीबू ने अभी भी अपनी गलती नहीं मानी थी, लेकिन फिर मियुको जब उसे समझाती है, जिसके बाद उसे भी लग रहा था कि उसने सच में बहुत बड़ी गलती की है, पर वो गलती मानना नहीं चाहती थी। तभी अचानक से पीछे से एक और आदमी जो कि वहां पर डेटा चोरी कर रहा था, वो मीबू को ऑर्डर देता है हमला करने के लिए। मीबू उनकी बात मान लेती है, पर टात्सुया ने उसके अटैक को भी रोक दिया था, जिसके बाद मीबू वहां से भागने लगी थी। अब मियुको उसे रोकने के लिए उसका पीछा करने वाली थी, लेकिन टात्सुया उसे रोक देता है। वो कहता है कि लाइब्रेरी के बाहर एरिका है जो उसे रोक लेगी। वहां बाहर हम देखते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होता है। एरिका भी मीबू को रोक लेती है, लेकिन मीबू यहाँ पर हार मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसने तलवार उठा ली थी लड़ने के लिए, लेकिन एरिका उसे बहुत ही जल्द हरा देती है और वो बताती है कि उसने मैरी के साथ ट्रेनिंग की है, जो कि उन दोनों की ही सीनियर है। यहाँ बाहर हम देखते हैं कि अभी वो केंडो ग्रुप का कैप्टन यानी कि टीचर वहां से भाग रहा था,
लेकिन तभी उसे कुछ लोग रोक लेते हैं और पकड़ लेते हैं। अब शाम के टाइम हम देखते हैं कि मीबू को होश आ चुका था। असल में वो फाइट के दौरान बेहोश हो गई थी। होश में आने के बाद वो सभी से माफी मांगती है और कहती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो अकेली थी, इस वजह से वो उस टीचर की बातों में आ गई और उसने एंटी मैजिक ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। अब ये लोग भी जानते थे कि असल में उस आदमी ने मीबू को मैनिपुलेट किया है, इस वजह से वो मीबू को माफ कर देते हैं। वैसे यहाँ पर मीबू अभी टाटसुया से खासकर माफी मांग रही थी। टाटसुया ने भी उसे माफ कर दिया था। तभी वो नोटिस करते हैं कि उनकी जो काउंसिल टीचर है वो वहाँ गेट के पास खड़े होकर उन लोगों की बातें सुन रही है। वो वहाँ पर आकर बताती है कि उन्होंने एंटी मैजिक ग्रुप के लीडर के सीक्रेट हाइड आउट का पता लगा लिया है। ये सुनते ही वो सभी हैरान थे। वो फैसला करते हैं कि वो अभी वहाँ पर जाएंगे और उस लीडर को पकड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ उस लीडर के प्यादे मौजूद थे। अब टाटसुया और बाकी सभी वहाँ के लिए निकल गए थे। यहाँ पर सब नहीं आए थे, बस कुछ कुछ टाटसुया के साथ आए थे। अब उस जगह के बाहर पहुंचने के बाद टाटसुया अपनी पावर से स्कैन करता है कि यहाँ इस बिल्डिंग में सच में बहुत ज्यादा लोग हैं। अब जब वो उस गेट के बाहर आते हैं जिसके अंदर वो लीडर था, तो वो नोटिस करते हैं कि यहाँ पर भी बहुत सारे मेंबर्स हैं और सभी के पास गन्स भी हैं। लेकिन फिर भी टाटसुया और मियुको दोनों ही अंदर आ गए थे। यहाँ पर अंदर आने के बाद अभी वो लीडर उनके ऊपर हमला नहीं करता। वो कहता है कि तुम सच में बहुत समझदार हो, जो तुमने मेरे सारे प्लान का पता लगा लिया। साथ ही यहाँ पर वो अपने ग्लासेस को हवा में फेंकता है और अपनी उस टेक्निक का यूज करता है जिस टेक्निक से उसने मीबू के माइंड को कंट्रोल किया था। और यहाँ हमें पता चलता है कि उसने अपनी बातों से मीबू को मैनिपुलेट नहीं किया था, बल्कि उसके पास एक ऐसी मैजिक पावर है जिससे कि वो किसी को भी अपने वश में कर सकता है। और यहाँ पर वो टाटसुया के ऊपर भी वही पावर का यूज कर रहा था, लेकिन वो देखता है कि उसकी पावर काम ही नहीं कर रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर अब उसके पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही मैजिक पावर है और अगर ये भी काम नहीं करती है तो उसे बस अब गोली चलानी होगी। वो बाकी सभी से गोली चलाने को कहता है, लेकिन इतने में ही उन सभी की गन अचानक से टूटकर नीचे गिर जाती है। ये देखकर वो और भी ज्यादा हैरान थे, इसीलिए वो वहां से भागने लगते हैं, लेकिन टाटसुया उसके पीछे जा रहा था। तभी वहां पर बाकी सभी लोग टाटसुया के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर इतने में ही मियुको अपने आइस मैजिक पावर से उनमें से एक आदमी को जमा देती है। ये देखकर बाकी सभी हैरान थे, पर इसके बाद मियुको धीरे धीरे करके सभी पर हमला करना शुरू कर देती है। वो सभी धीरे धीरे जमने लगे थे और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टाटसुया के साथ जो बाकी लोग आए थे वो अभी दूसरे साइड से अटैक कर रहे थे, जिससे कि वो दोनों तरफ से उस बिल्डिंग को घेर सके। वहां के लोगों को भी टाटसुया का एक दोस्त संभाल रहा था। हम देखते हैं कि अब टाटसुया एक दूसरे कमरे से बाहर आ जाता है जहाँ पर वो लीडर आकर छुपा था, पर यहाँ पर फिर से बहुत सारे लोग थे। टाटसुया अंदर आते ही अपनी वही वेव छोड़ता है जिसकी वजह से सभी की वो गन्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन अब वो लीडर प्लानिंग के साथ खड़ा हुआ था। वो तुरंत ही अपनी जैमिंग डिवाइस का यूज करता है, जिससे टाटसुया के पास जो मैजिक पावर है वो जैम हो जाएगी। लेकिन टाटसुया के हाथ में जो गन थी वो मैजिक से नहीं चल रही थी, इस वजह से टाटसुया उसका यूज करते हुए वहां पर सभी को खत्म करता है। अब वो आदमी डर गया था और वो वहां से भागने वाला था, लेकिन इतने में ही दूसरी तरफ से टाटसुया का वो दोस्त आ जाता है जो कि दूसरी तरफ से इस बिल्डिंग को संभाले हुए था। उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया था। अभी उस लड़के को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने उस आदमी का एक हाथ भी काट दिया था। बाद में वहां पर फोर्स आती है जो कि उस आदमी को पकड़कर ले जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी जिन आदमियों को मियुको ने जमा दिया था वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगे थे और फोर्स ने उन्हें भी पकड़ लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि जिस हॉस्पिटल के अंदर मीबू का ट्रीटमेंट चल रहा था अब वहां से उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसका मतलब अब वो पूरी तरह से ठीक थी। वहां पर मीबू के फादर भी आए हुए थे जो कि टाटसुया को थैंक यू कहते हैं, क्योंकि उन्हें भी कुछ टाइम से मीबू का बिहेवियर थोड़ा अलग लग रहा था, पर अब उन्हें वजह पता चल चुकी थी और अब मीबू ठीक है, इसीलिए वो भी खुश थे। यहाँ जब टाटसुया वापस अपने दोस्तों के पास आता है तो उसे यहाँ पर पता चलता है कि मीबू उसे लाइक करने लगी है और वो लड़का कीराहारा जिसने टाटसुया की वहां पर उस एंटी मैजिक ग्रुप के लीडर को पकड़ने में मदद की है वो भी मीबू को लाइक करता है, लेकिन मीबू ने उसे फ्रेंड जोन कर दिया था। अब वापस घर लौटते समय मियुको टाटसुया से पूछ रही थी कि उसकी एबिलिटी और ब्रेन हाई स्कूल के स्टूडेंट से ज्यादा डेवलप्ड है, फिर आखिर वो हाई स्कूल में क्यों पढ़ रहा है। इस पर टाटसुया कहता है कि उसे बस यहाँ पर मजा आता है, इसीलिए वो यहाँ पर है। अब उसी रात की बात है, टाटसुया और मियुको दोनों ट्रेनिंग के लिए निंजुत्सु सेंसेई के पास आए थे। यहाँ पर अभी उनकी ट्रेनिंग चल रही थी और दोनों ही ट्रेनिंग में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन तभी टाटसुया नोटिस करता है कि वहाँ पेड़ के पीछे उन्हें कोई छुपकर देख रहा है और जब वो उसे सामने आने को कहता है तो उन्हें पता चलता है कि ये असल में उसकी काउंसलिंग टीचर है। टाटसुया उन्हें देखकर हैरान था, वो इसकी वजह पूछता है तो इस पर उसके सेंसी बताते हैं कि असल में काउंसलिंग टीचर उनकी पुरानी स्टूडेंट है। यहाँ पर टाटसुया को ये भी जानने को मिलता है कि काउंसलिंग टीचर असल में एक सिक्योरिटी एजेंसी के लिए काम करती है, लेकिन ये सीक्रेट रिवील ना हो इस वजह से वो हाई स्कूल में काउंसलिंग टीचर का भी काम कर रही है।
अब अगले ही दिन मायूमी सभी को बताती है कि कुछ दिनों के बाद एक कंपटीशन होने वाला है। ये सभी स्कूलों के बीच होगा और ये 10 साल में एक बार होता है। अगर एक बार वो इस कंपटीशन को जीत ले तो 10 साल उन्हीं की बात चलेगी। मतलब उनकी रिस्पेक्ट सभी दूसरे स्कूलों में सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी। इस वजह से उसे किसी भी तरह से इस कंपटीशन को जीतना था। इसके लिए वो टीम बना रही थी। मतलब टीम तो नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर कई सारे गेम्स होंगे, इस वजह से कई सारे बच्चे जाने वाले हैं, पर फिर भी उन लोगों को सोच समझकर स्टूडेंट्स को ले जाना होगा। अभी टाटसुया किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन उसे यहाँ पर टेक्निकल स्टाफ में रखने का डिसाइड होता है। मगर अभी उसे खुद को साबित करना था, जिसके लिए वो कीराहारा का कैट डिवाइस पूरी तरह से कॉपी करता है। उसने वो बिल्कुल परफेक्टली कॉपी कर लिया था। कीराहारा जब उसे यूज करता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। यहाँ पर टाटसुया की टाइपिंग स्पिरिट भी देखकर वो शॉक थे। इसका मतलब टाटसुया किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत ही जल्दी टाइप कर सकता है और ये उनकी टीम के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता था। इस वजह से फाइनली सभी की परमिशन के साथ टाटसुया को टेक्निकल स्टाफ यानी कि उनकी टीम में रख लिया जाता है। अब जब टाटसुया घर पर आता है तो उसे मेजर की तरफ से एक वीडियो कॉल आती है, जिसमें मेजर बताते हैं कि वो जिस जगह पर कंपटीशन के लिए जा रहे हैं वहां पर एक अननोन टीम को देखा गया है। अभी उनके पास उनकी कोई जानकारी नहीं है, पर टाटसुया को थोड़ा सतर्क रहना होगा और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उसे इन्फॉर्म करना है। बाद में यहाँ पर मियुको आती है जो कि अभी दूसरे क्लॉथ में थी और ये उसने वहाँ पर कॉन्टेस्ट के लिए चुने हैं। टाटसुया कहता है कि तुम अच्छी लग रही हो। वैसे यहाँ पर वो बताता है कि वो एक फ्लाइंग डिवाइस पर काम कर रहा है जो कि लगभग उसने कंप्लीट कर लिया है। वो दोनों मिलकर वहाँ पर उस फ्लाइंग डिवाइस को चेक करते हैं जो कि परफेक्टली काम कर रहा था। इस वजह से वो अगले ही दिन डेवलपमेंट सेंटर जाते हैं क्योंकि अभी तक उसने किसी प्रोफेशनल से इसे चेक नहीं करवाया था। वहाँ पर एक प्रोफेशनल उस डिवाइस को चेक करता है और वो कहता है कि ये काम कर रहा है, तुम इसका यूज कर सकते हो। और इसका यूज वो सीक्रेटली उस कंपटीशन के दौरान करेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो दोनों वहाँ से निकल रहे थे तभी रास्ते में इन दोनों को इनके फादर और उनका एक बटलर मिलता है। अभी यहाँ जो बटलर था वो मियुको को तो बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्टफुली हेलो कहता है, पर टाटसुया पर वो ध्यान नहीं दे रहा था। इस वजह से मियुको को गुस्सा आ जाता और वो उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें टाटसुया की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पर बटलर कहता है कि नहीं, मियुको उनके सक्सेसर है लेकिन टाटसुया कोई नहीं है। वो सभी टाटसुया को बस सर्वेंट की तरह मानते हैं। इस पर मियुको को गुस्सा आ जाता और वो तुरंत ही अपनी एनर्जी से उसे जमाने वाली थी, पर टाटसुया उसे रोक देता और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब अगले दिन स्कूल में टाटसुया सभी को बताता है कि अब वो टेक्निकल स्टाफ का मेंबर है। इस वजह से उन सभी के कैट डिवाइस अब वही संभालेगा। अभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी मिजुकी को कुछ आवाज आती है। वो एक रूम की तरफ जा रही थी तो उसे पता चलता है कि उनकी क्लास का एक लड़का मीको ही को इस वक्त मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा था। वो अभी स्पिरिट समन करने की कोशिश कर रहा था जो कि मिजुकी को चोट पहुंचा सकती थी, पर इतने में ही टाटसुया वहां पर आकर मिजुकी को बचा लेता है। वैसे बाद में टाटसुया मीको हिको से पूछता है कि आखिर वो कर क्या रहा था, तो इस पर वो बताता है कि वो स्पिरिट समनिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा। ना जाने वो अपनी मैजिक का सही यूज करना कब सीख पाएगा। पर तभी मिजुकी कहती है कि तुमने लगभग स्पिरिट समन कर ली थी। टाटसुया पूछता है कि वो किस तरह की स्पिरिट थी, तो मिजुकी बताती है कि वो ब्लू और लाइट कलर की स्पिरिट थी। लगता है वो कोई पावरफुल स्पिरिट थी। ये सुनकर मीको हिको हैरान था। वो चाहता था कि उसके पास भी एक ऐसी एबिलिटी हो जिससे कि वो अपने ही क्रिएट की गई स्पिरिट्स को देख सके। अब कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि अभी उन लोगों को उस कंपटीशन के लिए दूसरी जगह की तरफ निकलना था। जब वो रास्ते में एक बस से जा रहे थे तो टाटसुया अभी एक दूसरी चीज में आ रहा था। मतलब दो ग्रुप बांटे गए थे। अभी पहला ग्रुप जो बस में जा रहा है, हम देखते हैं कि उसकी तरफ कुछ वैन्स आने लगती है। असल में उस बस का एक्सीडेंट होने वाला था और वो वैन्स उनसे अभी टकराने वाली थी। एक वैन पलट गई थी जिसकी वजह से उसमें आग लग गई थी। अभी सब स्टूडेंट अपनी मैजिक का यूज करते हुए उस वैन को रोक सकते थे, पर सभी अगर एक साथ मैजिक यूज करेंगे तो उनके मैजिक आपस में टकराकर कैंसिल हो जाएंगे। इस चीज को देखते हुए यहाँ पर मायूमी उनके स्कूल के लड़के कासुडो से कहती है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करे, लेकिन अगर वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा तो कोई असर नहीं होगा क्योंकि वो फायर को नहीं रोक सकता। ये देखते हुए मायूमी पहले अपनी पावर से उस फायर को बुझा देती है, जिसके बाद कासुडो ने उस वैन को रोक लिया था। अगले सीन में वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। वैसे यहाँ पर आने के बाद टाटसुया मियुको से कह रहा था कि वो जो एक्सीडेंट हुआ था वो कोई गलती से नहीं हुआ। भले ही सिचुएशन देखकर ऐसा लगता हो कि एक वैन गलती से दूसरी वैन से टकरा गई, जिस वजह से तीसरी वाली वैन पलट गई और वो उनकी बस की तरफ आ रही थी, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। जो वैन चला रहा था उस ड्राइवर ने जानबूझकर उस एक्सीडेंट को कराया था। अब उन्हें ये तो नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि अभी रात के टाइम अभी वो एक होटल में रुके हुए थे, लेकिन मीको ही को अभी अपनी ट्रेनिंग में लगा हुआ था।
वो वहाँ होटल के बाहर था और रात के टाइम में अपने स्पिरिट को वो समन करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उसे दूसरी एनर्जी महसूस होती है। अब भले ही वो अपने स्पिरिट को देख नहीं पाता या फिर वो अपने मैजिक को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन उसे ये तो पता था कि ये जो एनर्जी है ये उसकी नहीं। इस वजह से वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई और है, पर उसे कोई दिख नहीं रहा था। लेकिन जिस डायरेक्शन से वो एनर्जी आ रही थी वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने का डिसाइड करता है। पहले वो सोच रहा था कि उसे इस चीज के बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए, पर फिर उसे टाटसुया की याद आती है जो कि ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल नहीं डरता और अकेला आगे बढ़ जाता है। इस वजह से वो मोटिवेट होते हुए आगे बढ़ता है। पर अब यहाँ पर 3 लोग थे जो मीको हीको पर हमला करने वाले थे अपनी पावर से, लेकिन इतने में ही उनकी पावर को कोई डिस्ट्रॉय कर देता है। जब मीको हीको पीछे देखता है तो असल में वहाँ पर टाटसुया था और उसने उसे बचा लिया था और जो वो लोग थे वहाँ से भाग गए थे। अब मीको हीको उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर जनरल आते और वो बता रहे थे कि ये ग्रुप जरूर वही ग्रुप होगा जिसके बारे में मैंने तुमसे बात की थी। वैसे वो मीको हीको के बारे में कह रहे थे कि वो लगभग तुम्हारी तरह ही है। अब वहाँ एक दिन का रेस्ट करने के बाद वो कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि अभी सभी को अपनी मैजिक पावर से वाटर के ऊपर सर्व करना था और यहाँ पर पहले जो मैच है उसमें मैरी ने हिस्सा लिया था। वैसे इन सभी के कैट डिवाइस को टाटसुया ने ही री अपग्रेड किया है। अभी जब ये कंपटीशन का पहला मैच स्टार्ट होता है तो इसमें मैरी सबसे आगे थी और वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी। टाटसुया ने उसे पहले बता दिया था कि कंपटीशन के दौरान उसे किस मैजिक का किस तरह से यूज करना है। इस वजह से उसकी जो सर्व की स्पीड थी वो पहले से ज्यादा तेज हो गई थी। इस वजह से अब वो पहला मैच जीत जाते हैं। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अब उसी दिन दोपहर को टाटसुया को एक मीटिंग में बुलाया जाता है। वहां पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि एक आदमी को उस ग्रुप के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है जो कि वहाँ होटल के बाहर देखा गया था। उसे नो हेड ड्रैगन कहते हैं और उनका मेन टारगेट इस कंपटीशन को रोकना है। पर उनके लिए ये प्लस पॉइंट है कि उन्हें ये इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल गई। अगला कंपटीशन स्टार्ट होता है, उसमें मायूमी ने हिस्सा लिया था। इसमें उन्हें अपनी मैजिक पावर से बुलेट क्रिएट करते हुए कुछ ऑब्जेक्ट को हिट करना था, जिसमें मायूमी 100% हिट करती है और ये वाला मैच भी उनकी टीम जीत जाती है। इसके बाद अगला जो मैच था वो आइस ब्रेकिंग का था और इसमें भी उन्हीं की टीम की एक मेंबर जीती थी। अब वो बहुत आसानी से जीत रहे थे, इससे उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था। पर वहाँ सुजुने कहती है कि जरूरी नहीं कि वो हर मैच जीते, अभी शुरू के मैच बहुत ज्यादा आसान है, इस वजह से वो जीत रहे हैं, आगे उन्हें ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होगी। टाटसुया ने यहाँ पर अपने दोस्त लियो के लिए एक वेपन क्रिएट किया था जो कि लियो अपने रीइंफोर्समेंट मैजिक से यूज कर सकता है। बाद में लियो उसकी ट्रेनिंग करके देखता है, पहले वो उसे टेस्ट कर रहा था जिससे उसे पता चलता है कि ये वेपन सच में बहुत ज्यादा यूजफुल है। वो टाटसुया को इसके लिए थैंक यू भी कहता है। अगले दिन हम देखते हैं कि अभी मैरी का फिर से वही सर्फिंग वाला मैच होने वाला था। अब मैच थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इस बार उसकी कॉम्पिटिटर थोड़े ज्यादा एडवांस लेवल के हैं। पर इस मैच के दौरान हम देखते हैं कि वो अभी भी लीड कर रही थी। तभी एक लड़की अपने सर्फ बोर्ड पर से फिसल जाती है, जिस वजह से वो सर्फ बोर्ड सीधा मैरी की तरफ आता है। मैरी ने लगभग उसे डॉज कर ही लिया था, लेकिन इतने में मैरी का सर्फ बोर्ड भी पानी के अंदर गिरने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसका बैलेंस बिगड़ गया और बाद में वो पानी के अंदर गिर जाती है, जिससे वो मैच हार जाती है और उसे हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है। और वहां जाकर हम देखते हैं कि उसे इतनी चोट लगी है कि वो अपना अगला मैच भी नहीं खेल पाएगी।